Hello guys, welcome to our YouTube channel. And today we will discuss lecture 2 of the environment and ecology series. In previous lecture 1, we discuss about environment and ecology. So today we will discuss ecosystem, ecotone, homeostasis and niche. So enवायरमेंट के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एनवायरनमेंट क्या है, ओवरव्यू है सारे लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का। जैसे कि आप सपोज करो आसमान में स्काई से कुछ चीज़ें देख रहे हैं, अपने चीज़ों को कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट, ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग। ओके, व्हाट इज इकोसिस्टम, सॉरी व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इन विच लिविंग थिंग्स or non-living things interact with each other. What I say, interact with each other, living things and non-living things, living things and also the living things. So guys, today we will discuss the ecosystem topic. So ecosystem term is given by the AG Translate in 1935. I hope you understand structure and function unit of ecology. अब देखो उसमें क्या था, इकोलॉजी में क्या था, इकोलॉजी में जस्ट इसके इंटरेक्शंस थी, इंटरेक्शंस। ओके, बट इसमें क्या है, आप देख सकते हैं इंटरेक्शन, इसमें इंटरेक्शन के साथ साथ आप लोगों को स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जो स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कैसे इसमें वर्क करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसे करता है। प्रीवियस में इकोलॉजी में क्या था, जस्ट एक कंपैरिजन था, कंपेयर, और इसमें क्या फंक्शन यूनिट है। फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर इज ऑल्सो, दीज आर द की फैक्ट्स, आपने की फैक्ट एज इट इज याद रखना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इंटरेक्ट देमसेल्फ ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर आपने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लेक्चर 1 को रेफर कर सकते हैं। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये आपने जो है अपने प्रॉपरली याद रखना है। अब व्हाट आर द थिंग्स कि वो जो है इकोसिस्टम को इकोलॉजी से डिफरेंस बनाती है, डिफरेंट बनाती है। फॉर इसमें एक चीज़ है न्यूट्रिशन साइकिल और एनर्जी फ्लो। न्यूट्रिशन साइकिल और एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में होता है, ना कि इकोलॉजी में। इकोलॉजी में ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब न्यूट्रिशन साइकिल को मैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड में डिस्कशन करूंगा और एनर्जी फ्लो को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करूंगा। इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन साइकिल होता है, इकोलॉजी में सिर्फ हमारा कंपैरिजन होता है, जस्ट कंपैरिजन। फोटोसिंथेसिस ब्रिंग एनर्जी, तो एनर्जी की बात यहाँ पे भी आई, विच इज अब्सॉर्ब्ड इन द प्लांट टिश्यू। Photosynthesis bring energy to the system and which is stored, absorbed in the plant tissue. Nutrition gets recycled again and again but energy cannot be recycled. ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको क्लियर करूंगा। सो गाइस, आपको आई होप कि आपको ये स्लाइड जो बिल्कुल क्लियरली होगी। सो गाइस, इफ इफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, अगर हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट डैमेज या डिसअपियर हो जाता है, इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स, हर एक चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इकोसिस्टम ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज का हो सकता है, लार्ज, वेरी एक्सट्रीम लार्ज, बट जनरली जो होता है ये लिमिटेड साइज का होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड उसकी एक्वेटिक की बात करें, एक्वेटिक लिविंग सिस्टम में अगर बात करें तो लिविंग उसमें जो पानी में रहने वाले ही जीव जंतु होंगे। ऐसा तो नहीं है कि लायन पानी में लग जाएगा रहने, वैसा नहीं होगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो लिमिटेड ही वहाँ पे स्पीसीज रहेंगी, ठीक है, स्पेसिफिक एंड लिमिटेड स्पीसीज। सो अगर एवरीथिंग इन द इकोसिस्टम डिपेंडेड ऑन स्पीसीज एंड एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हमने लेक्चर 1 में। इसमें अडेफिक प्रोसेसेस, अडेफिक फोर्स फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो सॉइल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है गाइज। तो इसमें अडेफिक फैक्टर वो होते हैं जो सॉइल से रिलेटेड होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर मैंने बता दिया, टेम्परेचर, एयर, वाटर, इसमें सारी चीज़ें आती हैं। बायोटिक में प्रोड्यूसर, ये सारे हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किए प्रॉपरली। अब हमने बात करी थी न्यूट्रिशन जो है रिसाइकिल होता है। मैंने आपको बताया था कि इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन एनर्जी साइकिल जो फ्लो करता है। अब न्यूट्रिशन जो क्या है, मैटर को न्यूट्रिशन कंसीडर, मैटर इज नथिंग, जो भी सारी चीज़ें होती है उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैटर इज रिसाइकल्ड ओवर एंड ओवर। ए ट्री है, ट्री ने CO2 ली, ऑक्सीजन छोड़ी, CO2 ली और CO2 ही रिलीज कर दी, ठीक है। अब अब फॉर एग्जांपल, अब ये जो रैबिट है ये इसको खाएगा ट्री को, फिर ये CO2 रिलीज करेगा। अब ये कार्निवोरस है, ये रैबिट को, हर्बीवोरस को खाएगा, ठीक है।
अब इसकी जब डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल लायन, इसकी डेथ हो गई, डिकम्पोजर लगेंगे। डिकम्पोजर क्या करेंगे, जो इसकी जो बॉडी होगी इसके जो उसमें चूरा चूरा मूरा कर देंगे उसका, यानी कि इसको थिन पार्टिकल्स में यानी कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब मिट्टी में मिलेंगे तो न्यूट्रिशन का काम करेगा, जब न्यूट्रिशन का काम करेंगे तो प्लांट जो है उसको दोबारा से अब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है रिसाइकल ओवर एंड ओवर, हर एक चीज़ की न्यूट्रिशन बनती है। तो इसमें एक चीज़ और फैक्टर है, अगर सपोज करो डिकम्पोजर नहीं हो, तभी तो मैंने बोला कि हर एक चीज़ जो है इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर डिकम्पोजर ना हो तो क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिशन जो कौन बनाएगा, न्यूट्रिशन कोई नहीं बनाएगा, फिर आपको इसमें न्यूट्रिशन नहीं होगी तो आपका साइकिल जो टूट सकते हैं। तो इसलिए बताया गया कि इकोसिस्टम में हर एक चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। गॉट इट। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होना। अब इसमें बात कर लीजिए एनर्जी फ्लो की। फॉर एग्जांपल ये सन है, सन एनर्जी लाइट की फॉर्म में एनर्जी ले रहा है। एनर्जी इज नथिंग बट इट इज अ हीट। एनर्जी इज इक्वल टू हीट, बस दैट्स इट। एनर्जी, इसने एनर्जी ली और हीट रिलीज की। अब इसने हीट जो रिलीज की, इस हीट को अगर फॉर एग्जांपल रैबिट जो है, रैबिट इसको खा रहा है, तो ये इसको खा तो रहा है बट ये इसको क्या दे रहा है, ये इसको हीट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो एनर्जी दे रहा है, फिर जब ये इसको खा रहा है तो ये इसको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। गॉट इट। अब जब इसको कोई खा लेगा या ये मर जाएगा तो क्या होगा, डिकम्पोजर होंगे। ठीक है, डिकम्पोजर होंगे तो डिकम्पोजर का क्या रोल है, डिकम्पोजर डेड हो जाएंगे। अब जब डिकम्पोजर जो है इसका जो है न्यूट्रिशन बनाएंगे, वो न्यूट्रिशन की साइकिल आपको बता दी मैंने कि न्यूट्रिशन साइकिल कैसे फ्लो करेगी। बट एनर्जी में क्या होगा, एनर्जी में फॉर एग्जांपल एनर्जी में 10% फॉर्मूला यूज़ होता है। 10% फॉर्मूले का मतलब ऐसा है कि अगर ये इस चीज़ को खाएगा तो इस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100% है तो यहाँ पे जाके 10 हो जाएगा, यहाँ पे जाके 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पे जाके 0.01% हो जाएगा। तो इट मीन्स कि एनर्जी जो है रिसाइकल तो हो ही नहीं सकती है। 10% फॉर्मूला मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बिल्कुल क्लियर करूंगा। सो डोंट वरी, इसमें आपने सिर्फ यही याद रखना है कि एनर्जी कैन नॉट बी रिसाइकल्ड बट इट फ्लोज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, बट नॉट मच मच एंड मच मोर वेरी लेवल, बट हाँ 2-3 लेवल तक एनर्जी जो है फ्लो करती है। अगर स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूँ ऊपर प्रोसेसेस की, हीट जो है सन ने रिसीव करी एज एनर्जी टू प्लांट, एनर्जी हुई किसको, प्लांट को। प्लांट टेक एनर्जी एंड डू फोटोसिंथेसिस कर दी। अब प्लांट जो रेस्पिरेशन करता है, प्लांट देयर इज अ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, सो हीट गोज बैक टू एटमॉस्फेयर। गॉट इट, बैक टू एटमॉस्फेयर। नाउ photosynthesis heat are remain in plant, so this heat taken by the rabbit and so on। अब फोटोसिंथेसिस की जो हीट हुई वो रैबिट ने गेन करी। तो ये आई होप कि आपको ये सिंपल प्रॉपरली याद होगा। ठीक है गाइस। सो अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, इसमें अगर मैंने, एक तो था कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एक है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें आपने प्रॉपर्ली डिफरेंस रखना है यार, नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पहले मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो होता है जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को हम बाहर से किसी जगह पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल जू है, एक्वेरियम में मछलियाँ रखते हैं, जू में हम जानवर को रखते हैं। तो जू का हम एरिया बनाते हैं पहले, फिर वहाँ से एलिमेंट हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है, वहाँ से चीताज आते रहते हैं कभी कहाँ से। तो वहाँ से अगर वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे जू बनाया है, तो जू में आउटसाइड से वहाँ पे आपको जो टाइगर वगैरह है जो भी है ये वहाँ पे रखना पड़ते हैं। अगर नेचुरल, दूसरा क्या आ गया आपका, नेचुरल इकोसिस्टम, जो हम नेचर से प्रकृति के द्वारा हमें दी गई। लैंड हमें प्रकृति ने दी है, एक्वेटिक हमें प्रकृति ने दी है। फॉरेस्ट, डिजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, टुंड्रा, ये सारे जो है इसके पार्ट हैं। मेराइन और फ्रेश वाटर, रिवर, लेक, वेटलैंड, लेंटिक। लेंटिक रिवर किसको बोलते हैं, जहाँ पे लेंटिक और लोटिक जो दोनों जो हैं ये वाटर से रिलेटेड हैं। इसका मतलब लेंटिक का मतलब होता है जो रिवर फ्लो नहीं करती हैं, और लोटिक का मतलब जो रिवर फ्लो करती हैं। फॉरेस्ट में आपको टेम्परेट, टाइगा और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की, अब इकोसिस्टम क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। बात आपको पता लगी बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के बीच में, क्योंकि रैबिट रैबिट जो है प्लांट को खाएगा तो उसको एनर्जी आएगी, तो पहला क्लियर हो गया। प्रोडक्टिविटी, सन से हीट आई प्लांट पे, प्लांट उसकी एनर्जी बनाएगा और उसको सोलर एनर्जी इन द फूड बाय द प्रोड्यूसर, ये पता है आपको। डिकम्पोजर, ब्रेक डाउन ऑफ डेड मैटर टू
इसका रिसाइकल न्यूट्रिएंट से पता लग गया, न्यूट्रिशन साइकिल भी आपको पता लग गया, और एनर्जी फ्लो का भी आपको 10% फॉर्मूला मैं नेक्स्ट बताऊंगा, बट इतना आपके लिए काफ़ी है। आई होप गाइस, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं, स्लाइड पे, आपको क्लियर होगा आई होप। सो अगर हम बात करें, एक नया टॉपिक है इसमें इकोसिस्टम में जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें पेपर में क्वेश्चन, एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। होमोस्टैटिस इज नथिंग बट ए सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म थ्रू विच ecosystem maintain a stable state of equilibrium by balancing biotic and abiotic components। ठीक है, अब देखो कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जिसमें जो है इकोसिस्टम में इक्विलिब्रियम की स्टेट, इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, बाय बैलेंसिंग, बैलेंस किसको करता है, बायोटिक थिंग्स को और अबायोटिक कंपोनेंट्स को। अब फॉरेस्ट फायर रिकवरी है, देखो अब मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करता हूँ। फॉरेस्ट फायर रिकवरी में बात करूँ तो जैसे कि किसी जंगल में आग लगी, वहाँ पे सारा जो है तहस नहस हो गया, सारा मतलब जंगल जो है डिस्ट्रॉय हो गया। बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि उस जंगल में, अगर बात करें उस जंगल में क्या होगा कि पूरा कुछ खत्म हो जाएगा। वहाँ पे पक्षी आएंगे जब आफ्टर फायर, जहाँ पे जब पूरा तहस नहस, उसके बाद काफ़ी साल बाद या कुछ टाइम बाद वहाँ पे कुछ जीव जंतु आएंगे। जीव जंतु अपने साथ कुछ बीज लाएंगे, या बीज इन द फॉर्म, बीज ऐसे नहीं लाएंगे, या कुछ सपोज करो उनके एक्सक्रीशन से कुछ बीज निकलेंगे, या फिर वो कुछ अपने घोंसले के लिए कुछ चीज़ें ऐसी लेके आ रहे हैं जिससे जिसमें बीज होते हो। तो या कुछ वहाँ पे किसी प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे आ सकता है, तो वहाँ पे बीज आ गए। बीज की वजह से क्या हुआ, प्लांट ग्रो करेगा। जब प्लांट ग्रो करेगा तो एक प्लांट ग्रो करेगा, दो करेंगे, फिर दो से चार करेंगे, चार से छः करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट बनेगा। फॉरेस्ट बनेगा तो क्या होगा, वहाँ पे लिविंग थिंग्स आएंगी। जब लिविंग थिंग्स आएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे इकोसिस्टम बनेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद रेगुलेट करता है अगर आप उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। इसमें कुछ मैं बताऊंगा फैक्टर जो इसमें बहुत जो इसमें छेड़छाड़ करते हैं, बट इसमें जो है इतना सिंपल है। प्रीडेटर प्रे डायनामिक्स, वॉल्व कंट्रोल डियर। अगर प्रीडेटर प्रे, प्रीडेटर जो खाता है, प्रे मतलब जो जिसको खाया जाता है, तो वॉल्व जो अगर डियर को नहीं खाएगा तो ओवर ग्रेजिंग होगी, ये भी फैक्टर है। ट्रीज अब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज, ट्रीज अब्जॉर्ब CO2 एंड रिलीज O2, बिल्कुल सही है। एनिमल कंज्यूम O2 एंड एक्सेल CO2 होगा यहाँ पे। तो इससे क्या हो, बैलेंस हो गया साइकिल। कोरल लीफ, अब कोरल लीफ में क्या होता है, डाइवर्स लाइफ को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फिश का वेस्ट होता है, ये कोरल के एल्गी के लिए, स्पोर्ट्स एल्गी। अब जो जो फिश का है, फिश का जो वेस्ट है, कोरल लाइफ की बात की जाए तो फिश का जो वेस्ट है वो एल्गी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्गी जो है ऑक्सीजनेट करती है वाटर को। ठीक है, ग्रासलैंड की बात करी जाए, हर्बीवोरस ईट ग्रास। अब ग्रासलैंड की बात, हर्बीवोरस क्या करेगा, रैबिट क्या करेगा, घास खाएगा। ठीक है, प्रीडेटर ईट हर्ब। अब जो कार्निवोरस होगा वो क्या करेगा, हर्बीवोरस घास खाएगा, कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाएगा। और जब हर्बीवोरस कार्निवोरस डेड हो जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा, और उसका फर्टिलाइजर अगेन जो है उसका इंपॉर्टेंट उसमें डिकम्पोज होकर उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें अब इसकी, वेट, इसको पेन के साइज को थोड़ा इंक्रीज कर, ठीक है, अगर हम बात करें इस प्रोसेस की, तो व्हाट डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को कौन सी चीज़ डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन। अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की तो क्या होता है, जैसे कि पेड़ लगे वहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया था बीज गिरा, पेड़ लगे, पेड़ दोबारा काट दिए किसी ने, तो क्या होगा, वहाँ पे इकोसिस्टम एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटिव मैकेनिज्म कैसे अचीव होगा। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, सॉइल पोल्यूशन है, सॉइल इरोजन इतना है, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वहाँ पे एयर पोल्यूशन है तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जीव जंतु को आएगा ही नहीं, फैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें वो करती। इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि हमारे जो नेटिव स्पीसीज है उनको बड़ा हानि पहुंचाती है, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज होती है जो कि इकोसिस्टम का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेसिव स्पीसीज जो है, ये जो ए बी एक, अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे इन्वेसिव स्पीसीज है तो वहाँ पे तो कोई आएगा नहीं। ओवर ग्रेजिंग, वहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगे, बीज गिरा, बीज पोस करो, बीज गिरा, पौधे गिरे, पौधे इतने इतने हुए और ये किसी ने ग्रेज कर लिए, दोबारा से खा लिए, तो क्या होगा, फिर भी होमोस्टेसिस को नहीं करे। क्लाइमेट चेंज, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं। आई होप गाइस कि आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा। सो अगर हम बात कर ली जाए नेक्स्ट टॉपिक की, हमारे नेक्स्ट टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इकोटोन।
ठीक है। तो इकोटोन टॉपिक को हम इसको डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपरली। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ट्रांजिशन जो जोन बिटवीन द डिफरेंट इकोसिस्टम वेयर दे मर्ज एंड इंटरेक्ट। गॉट इट? जहाँ पे वो मर्ज होते हैं और वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, मर्ज एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो एग्जाम्पल की बात कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस फिगर से इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब ये लैंड इकोसिस्टम है और दिस इज द एक्वाटिक इकोसिस्टम, E1 ES1 ES2। अब जो बीच में हुआ ये इकोटोन है बीच वाला एरिया इकोटोन है। अगर हम बात करें लैंड और एक्वेटिक के बीच में क्या चीज़ आती है, मार्श लैंड और वेटलैंड्स, पानी और उसके बीच में तो वही चीज़ आती है। अब देखो हम इसके कुछ एग्जांपल्स रखे हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। फॉरेस्ट में अगर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड में सवाना की ग्रासलैंड है। तो इसमें कौन सा रीजन आता है, सेंट्रल इंडिया ट्रांजिशनल जोन, ठीक है, सेंट्रल इंडिया ट्रांजिशनल जोन इसमें आता है। रिवर सी, रिवर, एक रिवर है और एक समुद्र है, तो रिवर में फ्रेश वाटर होगा, समुद्र में सॉल्टी वाटर होगा, तो क्या सुंदरबन का डेल्टा इसका एग्जाम्पल है। ये एक इकोटोन बन रहा है, ये एक एग्जाम्पल है इकोटोन के। माउंटेन हिली है, प्लेन प्लेन है, तो फुटिल ऑफ हिमालयाज। धौलाधार की बात कर लें अगर हिमाचल की बात करी जाए। लैंड वाटर की, टेरिस्ट्रियल है, लैंड टेरिस्ट्रियल है, वाटर एक्वेटिक है, तो मार्शेज एंड वेटलैंड बनते हैं, ये इकोटोन है। क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ बन रही है, ड्राई एंड वेटलैंड, इसमें मार्शलैंड बनते हैं। टेरिस्ट्रियल मैराइन इकोसिस्टम, मैनग्रूव फॉरेस्ट बनते हैं, टेरिस्ट्रियल मैराइन इकोसिस्टम। डेजर्ट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड बनते हैं, डेजर्ट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। सो अगर इसमें थोड़ा सा और बात करें, एक्चुअली जो मैंने ये नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट करके नोट्स को जो है ले सकते हैं। और ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसमें जो है हर एक टॉपिक को ईजिली और बड़े अच्छे तरीके से मैंने डिस्क्राइब किया गया है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोटोन की बात की जाए, अब देखो ये हाई डाइवर्सिटी जोन होता है। क्यों जोन होता है, क्योंकि हैव स्पीसीज फ्रॉम द डिफरेंट इकोसिस्टम। एक तो रिवर का इकोसिस्टम होगा और एक लैंड का इकोसिस्टम होगा। जब इन दोनों रिवर इकोसिस्टम के बीच में यहाँ की स्पीसीज भी होंगी, यहाँ की स्पीसीज भी होंगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक डिफरेंट स्पीसीज का यूनिक स्पीसीज वहाँ पे बनेगी, ठीक है। ड्यू टू ओवरलैप इकोटोन्स एक्सपीरियंस एज इफेक्ट। एज इफेक्ट किसको बोलते हैं, वेयर बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटर देन नेबरिंग इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो ग्रेटर होती है देन नेबरिंग इकोसिस्टम से, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर हम बात करें जाए इकोलॉजिकल इंडिकेटर की, इकोटोन्स आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, हैबिटेट लॉस। इकोटोन्स आर ऑफन यूजली अर्ली वार्निंग इंडिकेटर। अब मैं इसमें आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ये अर्ली वार्निंग इंडिकेटर कैसे हैं, एनवायरमेंट चेंजेस का सेंसिटिव कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको प्रॉपर्ली बताता हूँ, ये रिवर है और ये लैंड है, ठीक है। अगर इसके बीच में इकोटोन वाला रीजन होगा कोई ना कोई, ठीक है। अगर यहाँ पे रिवर का पानी इंक्रीज हो रहा है तो ये इकोटोन इसमें सबमर्ज कर जाएगा और ये लैंड तक सबमर्ज हो जाएगा। जो इसके बीच में जो स्पीसीज होगी खत्म हो जाएगी और ये लैंड तक, लैंड के ऊपर ही पानी आ जाएगा ऐसे। जब ये लैंड के ऊपर पानी आ जाएगा अगर, तो इससे ये पता चलता है, हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारे ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के इसमें हुआ है, पॉल्यूशन को प्रमोट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक एक हमें एक अर्ली इंडिकेटर वार्निंग का हमें एक बताते हैं कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। न्यूट्रिशन एनर्जी फ्लो, these zone allow the flow of energy, organism and nutrients between two ecosystem. They serve as the biological connector helping maintain ecological balance between two different habitats. Sports sport for migration and movement, many animals use ecotone as the migration corridor because they offer diverse food and shelter resources, ठीक है। Many animals use ecotone as the migration corridor because they offer diverse food and, अब ये माइग्रेशन का तो पता ही है, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ से रिवर का है, लैंड का है, तो माइग्रेशन तो होगी होगी, माइग्रेशन कॉरिडोर है ये, ठीक है। अब वही यहाँ से यहाँ को जाएगा तो फूड की भी उसमें डाइवर्सिफाई होगा, शेल्टर का भी होगा। अगर यहाँ पे ये पानी में रहता है तो यहाँ पे इसको पेड़ जंगल उस पे रहना पड़ेगा, लैंड पे रहना पड़ेगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो नहीं सॉरी ये स्लाइड क्लियर होगी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यस, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें
पढ़ेंगे इसके तो एक दो पॉइंट इसके और हैं। आइडियल फॉर साइंटिफिक स्टडी, प्रोवाइड ए नेचुरल लैब टू स्टडी हाउ स्पीसीज अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, हाउ कम्युनिटी इंटरेक्ट। अब देखो यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे लैंड है, तो यहाँ के बीच में कुछ ऐसी स्पीसीज होंगी जो जिसमें कुछ हम स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ की स्पीसीज का भी पता चल सकता है और यहाँ की स्पीसीज का पता चल सकता है। तो इकोटोन जो साइंटिफिक स्टडी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन प्रायोरिटी, अगर यहाँ पे स्पीसीज की रिचनेस है, connectivity between major habitats है, because their rich biodiversity and sensitive econs are critical zone of conservation। तो कंजर्वेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिकली ये तो टॉपिक तभी तो इकोटोन्स को इसमें बताया गया कि इसमें स्पेसिफिक रीजन तो उसको कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप कि गाइज आपको ये इकोटोन का टॉपिक जो है क्लियर होगा। अब हमारा एक टॉपिक है नीश, इसको हम बड़े इसको डीपली हम इस टॉपिक को क्लियर करें क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो मैंने इसका थोड़ा सा मेंस के परस्पेक्टिव से भी इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन की हुई है, तो आपने इसमें राइट डाउन कर लेना। टर्म जो है जोसेफ ग्रेनल ने इसको फाइंड आउट किया था। अब देखो इसमें क्या होता है, नीश क्या होता है, नीश होता है व्हाट इज नीश होता है कि प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं तो उसको पंजाब में और आप जॉब करते हैं आईटी में, तो आईटी आपका प्रोफेशन हुआ, तो आईटी मतलब जो आपका प्रोफेशन है उसको बोलते हैं नीश। आप काम क्या करते हैं, व्हाट इज योर फंक्शन रोल। अगर आपका व्हाट इज अगर ह्यूमन की बात करें तो आना था व्हाट इज योर फंक्शन रोल ऑफ एन ह्यूमन इन इन अवर देयर सराउंडिंग्स या इन देयर एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बात करें यूनिक फंक्शन रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म की फंक्शन रोल, वैसे ही इन इकोसिस्टम की बात की जाए, इट इंक्लूज रेंज ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन इन इट कैन टॉलरेट। अब देखो ये बताता है कि इसकी एनवायरमेंटल कंडीशन क्या थी जो इसको इसमें टॉलरेट हो रहा था ये, ठीक है। रिसोर्स, ये रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहा है, इंटरेक्शन विद द अदर ऑर्गेनिज्म, इसकी इंटरेक्शन कैसे है अदर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। हैबिटेट इज जस्ट नथिंग बट द ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है और नीश क्या है, इसका प्रोफेशन है, ठीक है। अगर इसमें बात कर ली जाए वेयर इट लिव, इसका हैबिटेट हो गया, ईट क्या करता है ट्रॉपिकल रोल हो गया, बिहेव क्या हो गया एक्टिविटी पैटर्न रिप्रोडक्शन हो गया, हाउ इट इंटरेक्ट विद द अदर कंपटीशन एंड सिम्बोसिस हो गया, और व्हाट इकोलॉजिकल रोल पॉलिनेटर डिकम्पोजर और प्रीडेटर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तो इसको ओवरव्यू, अगर आप इसको मैं इसको आगे डिस्क्राइब दोबारा से प्रॉपर करूँगा, आपने इसको ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करूँगा, ओके, डिफाइन करूँगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर अब बात की जाए इसकी की कंपोनेंट्स ऑफ नीश, हैबिटेट कहाँ रह रहा है, यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट डेजर्ट ओशन कहाँ रहता है, ट्रॉपिकल लेवल पोजीशन क्या है फूड लेवल में, उसका कार्निवोरस है, प्रोड्यूसर है, हर्बीवोरस है, डिकम्पोजर है, व्हाट इज देयर पोजीशन, एक्टिविटी पैटर्न डेली और सीजनल, यानी कि वो डेली अपने काम पे जाता है, डेली फंक्शनिंग करता है या सीजनेबल फंक्शनिंग करता है। अडेप्टेशन फिजिकल एंड बिहेवियल ट्रैट टू सर्वाइव इन द स्पेसिफिक कंडीशन में, उसकी अडेप्टेशन कैसी है फिजिकल कंडीशन में। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी हाउ इट रिप्रोड्यूस, ब्रीडिंग साइकिल ऑफ स्प्रिंग केयर हाउ इट रिप्रोडक्शन कैसे है इसकी। अब देखो इसमें अब पता लग गया आपको, देखो चार हैबिटेट में कहाँ रहता है, फूड खाता क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है, इंटरेक्शन दूसरे एनिमल के साथ कैसी, एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी में आ गया। अब इसमें सिंपल आपने याद रखना रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि उसकी रिप्रोडक्शन साइकिल क्या है, अब सेक्सुअल है असेक्सुअल है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, हमने इसको एज इट याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर ली जाए इसमें तो आपको आई थिंक क्लियर होगा कि इसमें हैबिटेट कहाँ रहता है, फूड क्या खाता है, ट्रॉपिकल लेवल पे क्या पोजीशन है, रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल है, इंटरेक्शन इसकी इंटरेक्शन कैसे है अदर उसके साथ जो बायोटिक और नॉन बायोटिक, एक्टिविटी यानी कि डेली काम करता है, डेली फंक्शन करता है, सीजनेबल फंक्शन करता है या मंथली फंक्शन करता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ नीश, नीश कितने टाइप के हो सकते हैं, फंडामेंटल नीश वो चीज़ होती है जहाँ पे वो कंडीशन होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, जहाँ पे वो वर्क करता है इन अब्सेंस ऑफ कंपटीशन। फॉर एग्जांपल एक पैरेट है, ठीक है, पैरेट PARROT। अब पैरेट है, पैरेट में सारे पैरेट होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं फंडामेंटल नीश। सेट ऑफ कंडीशन जहाँ पे उसकी अपनी स्पीसीज है, अब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन ही अपनी ही स्पीसीज है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल नीश। एक है रियलाइज नीश, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे पैरेट ही था फंडामेंटल, अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैरेट के साथ एक उसके साथ चिड़िया भी आ गई, क्रो आ गए, तो उसमें क्या हुआ इसमें कंपटीशन हो गया। हाउ दे लिव इन द कंपटीशन, सेट ऑफ एक्चुअल कंडीशन इन विच अंडर विच ऑर्गेनिज्म डज लिव, किस कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन क्या होगी कंपटीशन में कैसे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। हैबिटेट निश, ठीक है, बोथ फिजिकल एंड, अब उसने हैबिटेट, उसकी हैबिटेट क्या है, वो फॉरेस्ट में रहता है या ग्राउंड में रहता है, बेस्ड ऑन द फिजिकल लोकेशन एंड स्पेस ऑक्युपाइड। आई होप इट आई यू गॉट इट। ट्रॉपिकल नीश,
बेस्ड ऑन द फीडिंग रूल, ग्रेजर है या खाता क्या है या किसको खाता है, व्हाट इज ग्रेजिंग क्या करता है वो, जानवरों खाता है, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। आई होप गाइज आपको ये क्लियर होगा। तो इसको मैं दोबारा से एक बार क्लियर कर देता हूँ, फंडामेंटल नीश को, जहाँ पे क्या होता है, अब सेंस ऑफ कंपटीशन होता है, एक ही स्पीसीज होती है। रियलाइज में क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। हैबिटेट में क्या होता है, वो रहता कहाँ है, टेम्पोरल ट्रॉपिकल नीश में क्या होता है, उसका रोल क्या है, फीड खाता क्या है वो, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सो अगर हम इसमें नेक्स्ट की बात करें तो इसमें दो और हैं, एक है आपका वेट, इट टेम्पोरल नीश। टेम्पोरल नीश क्या का क्या मतलब हुआ कि वो जो है अपनी एक्टिविटी, एक तो हुआ कि अपनी एक्टिविटी करता है 6 महीने बाद, डेली करता है, या 5 दिन बाद करता है, हफ्ते में करता है। एक हुआ कि टेम्पोरल नीश। टेम्पोरल नीश का मतलब वो कि वो अपनी एक्टिविटी डे में करता है या नाइट में अपनी एक्टिविटी करता है। मल्टी डायमेंशनल नीश क्या, coined by G.E. Hasiction, a niche on the n-dimensional hypervolume of the environmental factor. एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल नीश, एग्जाम्पल क्या हुए इकोलॉजिकल नीश के, अब टाइगर है, अपेक्स प्रेडेटर है, सभी को खा सकता है। इसके लिए क्या है, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट चाहिए, ठीक है। हनी बी, स्पोर्ट्स प्लांट रिप्रोडक्शन, अर्थवॉर्म, फर्टिलाइजर को एनहांस करता है। मैनग्रूव ट्रीज, मैनग्रूव ट्रीज का इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस ऑफ सेलाइन वाटर, मैनग्रूव ट्रीज उसको टॉलरेंस करते हैं सेलाइन वाटर को, और जो उसकी कोस्टल की इरोजन होता है, जो कोस्टल टूटता जाता है, उसको भी वो करते हैं ये मैनग्रूव ट्रीज। हैबिटेट फॉर सस्टेनेबल लाइफ, वल्चर स्कैवेंजर जो कैरकैसिस को खाते हैं, ठीक है। कैक्टस क्या होता है, डेजर्ट प्लांट होता है, ये अपने आप में स्टोर करता है पानी, ठीक है। रिड्यूस ट्रांसपरेशन, स्पोर्ट, जीरो फाइटिंग बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपने एग्जांपल पे रखना कि टाइगर जो अपेक्स प्रेडेटर होता है, ये डेंस फॉरेस्ट में, इसका नीश क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, ये डेंस फॉरेस्ट में रहता है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ये करता है कि वो जानवरों को खाता है डेंस फॉरेस्ट में। तो उसके लिए क्या चाहिए, डेंस फॉरेस्ट, इसके लिए एक लिव कहाँ रहता है वो, तो वो हैबिटेट, इसका जो हैबिटेट रोल नीश आ गया, तो उसका हैबिटेट नीश जो है इसका फॉरेस्ट हैबिटेट आया। गॉट इट। अब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नीश, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट, ठीक है। इस, अब देखो कैसे बायोडाइवर्सिटी का सपोर्ट कैसे होता है, अगर हर एक स्पीसीज का स्पेसिफिक नीश होता है, अगर आप एक एक का नीश ये है, एक का नीश ये है, तो एक दूसरे के नीश में नहीं जाएंगे, तो दोनों स्पीसीज को सस्टेन एनवायरनमेंट मिलेगा, सस्टेन एटमॉस्फेयर मिलेगा सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज एग्जिस्ट कर सकती है। रिसोर्स पार्टनेशन, अगर ये स्पीसीज यहाँ पे फंक्शन करता है, दूसरी यहाँ पे फंक्शन करती है, तो हर एक का अपना रिसोर्स पार्टीशन है, हर एक अपना काम करता है, ठीक है। इकोसिस्टम फंक्शन, नीश एंश्योर दैट इकोलॉजिकल रोल्स आर फुलफिल्ड, नीश एंश्योर करता है कि जो इकोलॉजिकल रोल्स हैं आर फुलफिल्ड हो जाए, ठीक है। Got it. Decomposer, pollinator, and predation. Adaptation and evolution. Natural selection drives specific to adapt and specialize in their niche over generation. ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन जो है ड्राइव्स स्पेसिफिक टू अडेप्ट एंड स्पेशलाइजेशन इन देयर नीश ओवर जनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग नीज हेल्प्स प्रिजर्व स्पीसीज। अब देखो अगर ये स्पीसीज यहाँ पे वो कर रही है, कुछ खा रही है या फंक्शन कर रही है, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका जो है, इसको प्रिजर्व कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम अगर ये इस पेड़ पे कुछ चीज़ को खाती है, तो हम ऐसे पेड़ ज़्यादा लगा देंगे जिससे ये स्पीसीज जो है सर्वाइव करेगी। मैनेज इकोसिस्टम इफेक्टिवली, इन्वेसिव स्पीसीज अंडरस्टैंडिंग, अगर इन्वेसिव स्पीसीज आर वो स्पीसीज होती हैं जो कि नेटिव नीश को डिस्ट्रॉय करती है, लीडिंग टू कंपटीशन एंड इकोसिस्टम बैलेंस। अगर देखो इन इन्वेसिव स्पीसीज वो स्पीसीज जो इकोसिस्टम का पार्ट नहीं होती है, जब ये स्पीसीज यहाँ पे आ जाती है तो क्या होता है कि कंपटीशन इंक्रीज होता है, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो लड़ाई होगी, एक ना एक स्पीसीज मरेगी, जिससे क्या होगा, स्पीसीज की कम हो जाती है और हमारा इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ठीक है, अगर इसमें नीश और हैबिटेट के बीच में बात करें, तो हैबिटेट क्या होता है, एड्रेस होता है, नीश क्या होता है, उसका प्रोफेशन होता है। द फिजिकल प्लेस और जियोग्राफिकल एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, इसमें क्या हुआ कि फंक्शनल रोल, एक्टिविटी, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, पता है वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव, इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ये भी इसमें क्लियर है आपको, आई होप कि क्लियर होगा। इसका स्कोप, लोकेशन बेस्ड कहाँ रहता है, फंक्शनल बेस्ड, बिहेवियरल, इकोलॉजिकल। अब इसमें बात करें, स्कोप की बात करी जाए, तो हैबिटेट होता है लोकेशन, इसकी लोकेशन कहाँ है, बट नीच में कहता है फंक्शन क्या है, करता क्या है,
इंक्लूड क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, टोपोग्राफी, वेजिटेशन ऑफ द एरिया। इसमें क्या होता है, फीडिंग हैबिटेट्स, एक्टिविटी पैटर्न्स, इंटरेक्शन एंड रिसोर्स एरिया एंड अडेप्टेशन। हैबिटेट करता है, फीडिंग फीडिंग हैबिटेट को फीड करता है, एक्टिविटी पैटर्न का, इंटरेक्शन क्या है, इसका सारा कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, ए फ्रॉग हैबिटेट कुड बी ए पॉन्ड और वेटलैंड। ए फ्रॉग का हैबिटेट है, वो पॉन्ड भी हो सकता है और एक वेटलैंड भी हो सकता है। इट्स नीश फीडिंग ऑन द इंटरसेक्ट। आप पॉन्ड की बात करें तो उसका वेटलैंड, उसका वो जो है पॉन्ड क्या है, इसका हैबिटेट है। नीश क्या हुआ, उसको इंसेक्ट को खाता है, फंक्शन क्या करता है वो, और इससे क्या होता है, इंसेक्ट कंट्रोल होता है। अब इसमें बात कर ली जाए एनालॉजी पे, एड्रेस ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रोफेशन ऑफ जॉब ऑफ द इकोसिस्टम। अब एक गॉस लॉ है, नो टू स्पीसीज हैव सेम नीश, if they do one will outcome the other. The principle explains specific extinction, migration and niche in native habitat where other lives। अब देखो, ये बोलता है कि दो स्पीसीज का, यानी कि पैरेट और कौए का, या पैरेट और क्रो का, या कुछ भी चिड़िया का, पैबलर का ले लो चाहे, तो इसका दो नीश सेम नहीं हो सकता कि ये भी यहाँ पे खाए और ये भी यहाँ पे खाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इससे कंपटीशन होगा, ये इससे लड़ाई करेगा, एक नेक्स्ट स्पीसीज डाइड हो जाएगी या मर जाएगी, कुछ ना कुछ इसमें होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको गाइज ये वीडियो जो है नीश के बारे में पता लग रहा होगा। नीश, इकोलॉजिकल नीश इज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट इन द एनवायरमेंट सेंसेस। इट नॉट एक्सप्लेन हाउ एनवायरमेंट सर्वाइव्स इंटरेक्ट बट आल्सो द इकोसिस्टम फंक्शन, एवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को भी ये चीज़ें बताती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, इसमें एक चीज़ मैंने और बतानी थी आपको। ठीक है, नीश के बारे में तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा टॉपिक ये। वेट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसका थोड़ा सा वीडियो में बताना था, जैसे कि नीश का थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। फॉर एग्जांपल ये एक ट्री है, ठीक है, ये ट्री है, ये है केप मे वेबलर। तो केप मे वेबलर जो है टॉप पे फीड कर रहा है, यानी कि इसका नीश यहाँ है, फंक्शन यहाँ कर रहा है। बे बीस्ट बेवलर ये कहाँ फंक्शन कर रहा है, ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, मिडल में कर रहा है। येलो रम्प्ड वेबलर ये मिडल, ये बिल्कुल ब्रांचेस में वो कर रहा है, मिडल पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ ट्री एंड मतलब ब्रांचेस में लोअर पार्ट ऑफ ट्री में फीड कर रहा है। तो हर एक जो स्पीसीज, अलग स्पीसीज, उसका सेम नीश कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो है उसमें आपको बताया था, नो टू स्पीसीज लिविंग इन द सेम टेरिटरी कैन ऑक्यूपाई द इकोलॉजिकल सीम फॉर लॉन्ग। इफ द, अगर होगा तो उसमें कंपटीशन होगा। इफ सम सीम्स ऑन द, इफ इफ एवर हैपन टू स्पीसीज विल बी इन डायरेक्ट कंपटीशन हो जाएगा, एंड ईच अदर फॉर रिसोर्सेज एंड वन फॉर द, एंड वन ऑफ द टू स्पीसीज विल आउट, एक स्पीसीज आउट हो जाएगी, compete द अदर causing टू डाई इन ए पर्टिकुलर हैबिट, मरना, एक को मर जाएगी। इट sometimes seems as though species are occupying the same niche, there will be stubble differences in their role. They might be a different role of the day or having different, अगर देखो, अगर हम बात कर ली जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बताता हूँ, एक चीज़ क्लियर करते हैं आपके साथ। इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, रिसोर्स पार्टीशन की। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये इसी पॉइंट को क्लियर करूँगा मैं, ठीक है। अगर एक, फॉर एग्जांपल ये एक चिड़िया है, ये भी एक चिड़िया है, ठीक है। ये चिड़िया क्या है, इस पर एक रेड पेबलर है और एक येलो पेबलर है, ठीक है। अब एक ट्री है यही, अगर क्या हुआ कि अगर वो सेम इसी रिसोर्सेज को अप्लाई करेगी, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा कि सेम नीड्स हो सकता है, बट उसकी टाइमिंग चेंज होगी। ये दिन को यहाँ पे वर्क करेगी, फॉर एग्जांपल दिन को यहाँ पे वर्क करेगी, ये रात को वर्क करेगी, ठीक है। और डिफरेंट टाइप और वे से वो चेंज करेगी, ठीक है। तो सेम नीश वैसे हो नहीं सकता, बट अगर उसमें अगर आ जाए कि रिसोर्स पार्टीशन की, तो डिफरेंस will to यूज डिफरेंट रिसोर्सेज और यूज द सेम रिसोर्सेज एट द डिफरेंट टाइम। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर वो एक दिन को करेगी और एक रात को करेगी, ठीक है, बट नॉट द सेम टाइम, सेम टाइम में नहीं हो सकता, ठीक है। जिसमें बताया है इसने
कि नो टू स्पेस द सेम नीड्स, ये तो बिल्कुल क्लियर बता दिया। इफ़ दे डू दे विल आउट कम्पीट अदर, ये बिल्कुल क्लियर है। हैबिटेट वेयर द लिव्स एंड वेयर ऑर्गेनिज्म इन द हाउ इट फिट इनटू द इकोसिस्टम। आई होप गाइस कि आपको इकोसिस्टम, इकोटोन, होम्योस्टेसिस और नीश टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको डाउट्स हो या इसके नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो आई होप गाइज you enjoy the video. Please like, share and subscribe and share to your friends. Thanks guys, bye bye.